हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 5 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं आपको, ठीक है। क्लास 8 का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत के बारे में। क्या होता है आप ध्यान सुनेंगे। देखिए हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे आवेशन की विधियां। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे आवेशन की विधियां, ठीक है। अच्छा, आवेशन की क्या पढ़ रहे थे विधियां। अच्छा, वैद्युत आवेश क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। वैद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ किसी पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है। तो विद्युत आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, आवेश। आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई चार्ज है आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आवेशन की विधियां बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश जो है, जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी विद्युत आवेश पदार्थ का गुण है जो वैद्युत क्षेत्र और क्या, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आपके पास कोई आवेश है, ये आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें जैसे ही दूसरा आवेश लाओगे तो वह आवेश बल का अनुभव करेगा। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश, चाहे धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर क्या करे, बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। हर एक चार्ज के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। हर एक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश लाओगे तो बल का अनुभव करेगा। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये आपके पास कोई चुंबक है, ठीक है, तो इस चुंबक के चारों ओर का एक क्या होगा, एक क्षेत्र होगा जिसमें कोई चुंबकीय सुई लाने पर या कोई दूसरा चुंबक लाने पर बल का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो जो विद्युत आवेश है ये पदार्थ का गुण होता है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक, अच्छा,
अब हम बात करेंगे कि आवेशन की विधियां। क्या बात करेंगे? आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां, तो आवेशन की विधियां क्या होंगी, ध्यान से सुनेंगे। देखिए आवेशन की 3 विधियां हैं। नंबर 1 होगा घर्षण विधि। नंबर 1 क्या होगा? घर्षण विधि। नंबर 2 होगा चालन विधि, चालन विधि। और नंबर 3 होगा प्रेरण विधि। नंबर 3 क्या होगा? प्रेरण विधि। तो ये क्या है? आवेशन की विधियां, मतलब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आप जब आवेशित करेंगे तो उसको आप किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु को आप घर्षण द्वारा भी क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। किसी वस्तु को आप चालन के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। और किसी वस्तु को आप प्रेरण विधि के द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? घर्षण विधि। हम आवेशन की विधियां पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कांच की छड़ है और ये है रेशम। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। ये हम आपको बता चुके हैं कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। मैंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य वो क्या? वो है परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है कांच और रेशम, ये परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, जब आप कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो आप क्या कर पाएंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश हो जाएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश हो जाएगा। तो ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। मतलब कि सबसे पहले आप पढ़ रहे घर्षण विधि द्वारा क्या है? आवेशन। तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन कैसे होता है कि घर्षण विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। घर्षण किसे कहा जाता है? जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो इसी को कहा जाता है घर्षण। ठीक है। माचिस की तीली जलाते हैं किस विधि द्वारा? घर्षण विधि द्वारा। कैंची चाकू में धार धराते हैं किस विधि द्वारा? घर्षण द्वारा। ठीक है। पुर्जे घिस जाते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। तो ऐसे ही क्या करेंगे? कांच और रेशम, आबूस की लकड़ी और बिजली की खाल, कंघी और बाल, ये सब जो भी चीजें आपस में रगड़ते हैं, तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जब रगड़ के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश हो जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश हो जाता है। एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, तो ये दोनों जो होती है ये वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो घर्षण विधि में क्या होता है? घर्षण विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ के कारण ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, इसे कहा जाता है घर्षण विधि। ठीक है। इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो घर्षण विधि द्वारा जो है आवेशन क्या होता है? तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो आवेशन की विधियां 3 है। नंबर 1 घर्षण विधि, नंबर 2 चालन विधि, नंबर 3 प्रेरण। तो घर्षण विधि में क्या होगा? इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ा जाता है क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। कांच भी परमाणु से मिलकर बनेगी, रेशम भी परमाणु से मिलकर बना है। अब जब इनको रगड़ा जाएगा तो परमाणु के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है। जब निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या तो फिर रेशम से निकलेंगे। अर्थात यहाँ पर पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी वह वस्तु। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। एक वस्तु धनावेशित, एक वस्तु ऋणावेशित, इसका मतलब दोनों छड़ें क्या हो गई? आवेशित हो गई। तो ये हुआ घर्षण द्वारा। इसके द्वारा हुआ
घर्षण के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, तो घर्षण विधि द्वारा दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। तो इसे आवेशन की विधि सबसे पहले क्या हो गई, घर्षण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले घर्षण विधि क्या हो गई, आवेशन की विधि। अच्छा, एक होता है घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं, तो जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो रगड़ के कारण क्या उत्पन्न होता है, जो बल उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है घर्षण बल। जब आप दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो रगड़ के कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है घर्षण बल। देखिए, घर्षण बल के कारण ही आपने क्या पढ़ा था कि घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु क्या होती है, जमीन पर चल पाती है, वरना फिसल जाएगी। जितना ज्यादा घर्षण बल होगा उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा वस्तु को आपको। ठीक है, तो एक बात याद रखेंगे कि घर्षण बल क्या होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो रगड़ के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है घर्षण बल। देखिए, जाड़ों में क्या करते हैं, जब गर्मी को पैदा करना चाहते हैं अपने हाथों में, तो आप हाथों को रगड़ते हैं, घर्षण बल लागू कर देते हैं। तो इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। तो आवेशन की विधि नंबर 1 घर्षण विधि। दूसरी विधि क्या होगी, चालन विधि। क्या होगी दूसरी, चालन विधि। तो चालन विधि में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। चालन विधि में क्या होगा, देखिए चालन में क्या होता है कि जब दो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, एक वस्तु क्या है, आवेशित है, ठीक है, और दूसरी वस्तु जो है वो आवेशित नहीं है। जब किसी आवेशित वस्तु के पास में किसी दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु से दूसरी निरावेशित वस्तु को स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु से निकलकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, उस वस्तु में चले जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो एक बात याद रखेंगे, क्या होगा, ध्यान सुनो कि चालन द्वारा क्या होगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, तो जब आवेशित वस्तु है तो इस आवेशित वस्तु से जब कोई दूसरी वस्तु को आप टच कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर आवेशित वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये चालन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु आवेशित हो जाएगी। बाद में मान लेते हैं कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर कोई वस्तु है आवेशित, ये आवेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु नहीं है। जब जो आवेशित वस्तु नहीं है तो उसमें क्या होगा, उस जो आवेशित वस्तु नहीं है उसको जैसे ही आप आवेशित वस्तु से टच कराएंगे तो आवेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर जो आवेशित वस्तु नहीं है उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ दूसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इसको कहा जाएगा कि चालन विधि द्वारा आवेशन। तो चालन विधि द्वारा कैसे आवेशन होता है, जैसे कि इमेजिंग के तौर पर आपके पास ये मार्कर एक है, ठीक है, ये है आवेशित, ये आवेशित है, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी दूसरी चीज को इस पर, ये आवेशित है, तो जैसे ही दूसरी चीज को इस पर लगाएंगे आवेशित, तो वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे, क्योंकि इस पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इस पर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और हमें पता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त वो होते हैं चालक। क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप चालक कहते हैं। हमने बताया था पदार्थ की कंडीशन, एक होता है चालक, ठीक है, दूसरा होता है कुचालक, ठीक है, और तीसरा क्या बोला था, तीसरा बोला था अर्धचालक। तो एक बात याद रखेंगे, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मतलब चालक किसे कहा जाता है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा जाता है, तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो विद्युत धारा और ऊष्मा को प्रवाहित करते हैं, उनको चालक कहा जाता है। तो आवेशन की विधि में जो हमने चालन विधि पढ़ी तो उसमें दोनों पदार्थ क्या है, सुचालक है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले गए, ये भी वस्तु आवेशित हो गई, ये भी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बहुत ज्यादा, तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जो विद्युत धारा और ऊष्मा को का प्रवाहन आसानी से कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा बताया, लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या है, विद्युत धारा और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कुचालक के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है वो और वे ऊष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कुचालक। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, तांबा, कागज, और क्या बताया था, लकड़ी, तांबा, कागज, तांबा, प्लास्टिक, तांबा, हवा, ये सब क्या है, ये क्या है, ऊष्मा और विद्युत धारा के कुचालक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। रबड़, जैसे रबड़ ले लिया आपने, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है और जो विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं उनको कहा जाता है कुचालक। इसके बाद हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती है, जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालक से क्या होती है, अधिक होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालक से अधिक होती है उन्हें कहा जाता है अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये बात तो एक्स्ट्रा नॉलेज में कर लेते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, देखिए हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चालन विधि। तो चालन विधि में हम ऐसी वस्तु को टच कराएंगे जिसमें क्या होगा, सुचालक होगी वो वस्तु, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चालक पदार्थ लेते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, चालक कहलाते हैं। लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये सब चालक पदार्थ। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, जो विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं कर पाते हैं, वो कहलाते हैं कुचालक। क्या कहलाते हैं, वो कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ठीक है, हवा, ये सब क्या है, ये सब कुचालक है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, कुचालक से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, तो ये आप जो बता रहे थे हम कि आवेशन की विधि चालन विधि द्वारा क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं को आपस में टच कराया जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, चालन कहलाता है। ठीक है, चालन विधि द्वारा कहलाता है। इसके बाद प्रेरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए, प्रेरण क्या होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक वस्तु बहुत ज्यादा क्या है, आवेशित है। ये कौन सी वस्तु है, आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। इस आवेशित वस्तु के पास जैसे ही कोई दूसरी क्या लाते हैं, बिना आवेशित वस्तु को लाते हैं। जब कोई आवेशित वस्तु के पास, जब किसी बिना क्या होती है, आवेशित उदासीन वस्तु को, उदासीन जिस पर आवेश नहीं है, जब कोई आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जिस पर आवेश नहीं है, जब आप आवेशित वस्तु के पास में उदासीन वस्तु को लाते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रेरण के द्वारा यह भी वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। प्रेरण का मतलब बगैर संपर्क किए हुए, बगैर इसको टच किए हुए दूर से ही यह क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जैसे हमने बताया था, जब आप पेन को बालू में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद कागज के पास लाते हैं, जैसे कागज के पास लाते हैं तो वो कागज का टुकड़ा उस पेन से क्या हो जाता है, आकर्षित होकर चिपक जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो तो यार कागज का टुकड़ा तो क्या है, उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस उदासीन कागज के टुकड़े के पास कोई आवेशित वस्तु जैसे पेन को लाते हैं रगड़ने के बाद, तो क्या हो जाता है, वो उदासीन वस्तु उस आवेशित वस्तु से क्या कर जाती है, चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आवेशों का आदान प्रदान हो गया दूर से ही। तो एक बात याद रखेंगे, क्या होता है, आवेशन की विधि प्रेरण द्वारा क्या होती है कि जब एक वस्तु से क्या किया जाता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लाते हैं, जब किसी एक आवेशित वस्तु के पास कोई उदासीन वस्तु को लाते हैं तो आवेशित वस्तु के कारण उस उदासीन वस्तु पर भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। इसे ही कहा जाएगा प्रेरण विधि द्वारा आवेशन की विधि। तो प्रेरण विधि द्वारा क्या होता है, दूर से ही, ना इसको टच किया जाए
ना उसको संपर्क किया जाए, कुछ भी ना किया जाए, लेकिन फिर भी दूसरी उदासीन वस्तु आवेशित हो जाए, फिर भी दूसरी उदासीन वस्तु क्या हो जाए, आवेशित हो जाए, यानी बगैर संपर्क करे, बगैर टच करे अगर कोई दूसरी वस्तु आवेशित हो जा रही है उदासीन, उसे कहा जाएगा प्रेरण की विधि। देखा देखी में क्या हो जाता है, उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। तो आवेशन की तीन विधि आपने पढ़ी, नंबर 1 घर्षण विधि, नंबर 2 चालन विधि, नंबर 3 प्रेरण। घर्षण विधि में क्या होता है, आपस में दोनों चीजों को रगड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उसको आवेशित हो जाते हैं। चालन में क्या होता है, कोई एक सुचालक वस्तु को से दूसरी सुचालक वस्तु को क्या करते हैं, टच कराते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, चालन। प्रेरण विधि में ना तो टच कराते हैं ना तो घर्षण बल लगाते हैं, तो उसमें दूर से ही क्या हो जाता है, देखा देखी के कारण ही क्या हो जाता है, आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है, अर्थात उदासीन वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। इसके बाद आप पढ़ेंगे तड़ित। क्या पढ़ेंगे आप, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तड़ित। तो तड़ित क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तड़ित क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तड़ित क्या होता है, सुनेंगे आप लोग। तो तड़ित क्या होता है ये जानिए। देखिए क्या होता है, कभी आप सुनिए ध्यान से। तड़ित क्या होता है इसको बहुत ही आसान तरीके से समझिए। देखिए क्या होता है, कभी आपने देखा होगा घनघोर बादल होते हैं ना, बादल होते हैं, बिजली कड़कती है, जो बिजली कड़कती है उसी को कहा जाता है तड़ित। जब बादल आपस में टकराते हैं, तो बादल आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है, बहुत तेज धमाका होता है, और उस धमाके से धमाका जो होता है, उस धमाके में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है, उसी को कहा जाता है तड़ित। बिजली का कड़कड़ाना मतलब जब क्या होता है, बादल गरजते हैं, जो गरजते हैं बादल, उसी को क्या कहा जाता है, तड़ित। क्या कहा जाता है, तड़ित। तो हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं, लेकिन साइंस कहता है कि ये क्या हो रहा है, तड़ित हो रहा है। इसमें तड़ित का मतलब बिजली का कड़कना, तो बिजली का कड़कना का मतलब तड़ित होता है। बादल आपस में जब टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, रोशनी निकलती है, और बहुत तेजी से धमाका होता है, जो बादल गरजने को कहा जाता है तड़ित। ठीक है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, क्या होता है, जब बादल आपस में टकराते हैं, जब एक बादल ये दूसरा बादल ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है, बहुत तेज धमाका होता है, और बहुत ज्यादा तेज क्या होता है, स्पार्क हो जाता है, मतलब की रोशनी बहुत ज्यादा तेजी से निकलती है चिंगारी के रूप में। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तड़ित क्या होता है, बादल का गरजना। तो जब बादल गरजते हैं आसमान में, क्या होता है, वो क्या होता है, तड़ित। ठीक है, तो इस बात को क्या करेंगे, तो ये ज्यादातर आंधी तूफानों में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं पर गिर जाती है, इससे नुकसान भी हो जाता है। तड़ित के गिरने से क्या होता है, बिजली के गिरने से नुकसान भी हो जाता है, मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे कि तड़ित क्या होता है, कि जब क्या होता है, जब आकाश में क्या होता है, तूफान या वर्षा होती है, तो बादल के क्या होता है, हवा घूमती है, तो हवा जो होती है घूमती है, जब हवा चलती है, तो वो बादल आपस में क्या घूमते घूमते टकराने लगते हैं एक दूसरे में, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, स्पार्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तड़ित जो है उत्पन्न होती है, तो यहाँ बिजली क्या होती है, कड़कती है। कारण क्या होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा, इससे बचने के उपाय भी आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि ये बिजली गिर जाती है, कहीं ना कहीं पर तड़ित गिर जाती है, इससे जान मान हानि की क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तड़ित क्या होता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल से इसको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में कि तड़ित क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है।